हेलो स्टूडेंट्स। मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनके मेजरमेंट्स, इन सबको पढ़ने के बाद नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम अदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स विच आर इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल हमें अगर कोई कंपाउंड बनाना है तो कंपाउंड बनाने के लिए हमें क्या करना होगा बेटा, कोई एलिमेंट से बनाएंगे कंपाउंड, या एक कंपाउंड से हम दूसरा कंपाउंड बनाएंगे, कोई केमिकल रिएक्शन हम कैरी आउट करवाएंगे। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हम कैरी आउट करवाएंगे तो वहाँ पे उन रिएक्शंस को होने के लिए दे नीड टू ऑबे सम रूल्स, सम लॉज उनको ऑबे करने पड़ते हैं, जैसे हम अपनी लाइफ में लॉज को ऑबे करते हैं। तो ऐसे ही इन रिएक्शंस को जो लॉज ऑबे करने पड़ते हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन, कि क्या क्या लॉज हैं कोई भी एलिमेंट्स के कंबाइन करने के। लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन इन केमिकल रिएक्शंस, राइट। तो यहाँ पे हम डिफरेंट लॉज पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पहले हम इसको समझते हैं। ये लॉ कहता है कि हम कोई भी केमिकल चेंज करवाएंगे, कोई भी केमिकल चेंज, तो जितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से हम स्टार्ट करेंगे उतना ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमें मिलेगा अगर कंप्लीट रिएक्शन होती है तो। या हम कह दो कोई सिस्टम है, जितने अमाउंट से हमने शुरू किया एंड तक हमारे पास सेम अमाउंट बचेगा, राइट। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है द मास ऑफ अ सिस्टम in a chemical reaction or chemical change remain same throughout the change। throughout the change उसका जो मास रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, और throughout the reaction, ओके। और यू कैन से मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, ये भी बात कह सकते हैं हम लोग। इसी स्टेटमेंट को हम रीराइट कर सकते हैं, और मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। फॉर एग्जाम्पल, इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से वी हैव कैरिड आउट अ रिएक्शन NaCl एक्वस फेज में, सोडियम क्लोराइड, एक्वस से यानी पानी में हमने सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाया हुआ है, प्लस एक्वस AgNO3 दैट इज सिल्वर नाइट्रेट वुड गिव यू, डेफिनेटली आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं दिस रिएक्शन। AgCl इन सॉलिड फॉर्म मीन्स दिस रिमेन एज अ प्रेसिपिटेट, प्लस NaNO3 जो पानी में घुला हुआ रहेगा मीन्स इन एक्वस स्टेट। तो सपोज करिए आपका रिएक्टेंट साइड में अगर हम टोटल मास देखें, फॉर एग्जांपल आपका रिएक्टेंट साइड में अगर टोटल मास 10 ग्राम था, दोनों रिएक्टेंट्स का मिला के 10 ग्राम था, ये रिएक्शन तो बहुत फास्ट रिएक्शन है, तो प्रोडक्ट भी हमें कितना मिलेगा, 10 ग्राम। तो आप ये कह सकते हैं जब आपने टाइम t0 पे जब ये रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था उस टाइम पे ये कितना था, 10 ग्राम, तो उस टाइम पे तो प्रोडक्ट बने नहीं थे, तो ये कितने थे उस टाइम पे, 0 ग्राम। और जब टाइम t पे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, जब आपका रिएक्शन क्या हो चुका है बेटा, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, तो उस टाइम पे ये कितना बनेगा, 10 ग्राम, और ये कितना बचेगा, 0। तो इन टोटल यू कैन से दैट शुरुआत में भी इस केमिकल सिस्टम का अमाउंट कितना था, 10 ग्राम स्टार्टिंग में, राइट। ये था शुरुआत में, इनिशियल पॉइंट पे भी सिस्टम का अमाउंट कितना था, 10 + 0 10 ग्राम, और फाइनली जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया फाइनल पॉइंट पे भी सिस्टम का अमाउंट कितना है बेटा, 10 ग्राम, राइट। सो अमाउंट ऑफ द सिस्टम, अमाउंट ऑफ दीज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन टोटल रिमेन सेम। जब भी हम चेक करेंगे हमारा टोटल अमाउंट सिस्टम का क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका। सपोज करो कई बार क्या होगा बेटा कि आपका रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है, राइट। फॉर एग्जांपल यू स्टार्टेड विद अ रिएक्शन A गिव्स यू B + C, राइट। ये आपका रिएक्शन है, तो जब टाइम t0 था उस टाइम पे सपोज था ये x ग्राम, तो उस टाइम पे ये दोनों तो बने ही नहीं थे, तो आपका सिस्टम का यानी कि रिएक्टेंट का अमाउंट कितना है बेटा, x ग्राम है, राइट। अब अगर हम कहें
सम ऑफ द रिएक्टेंट, सपोज करिए सम ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, अनरिएक्टेड, कुछ रिएक्टेंट क्या रहा बेटा, अनरिएक्टेड हुआ। तो मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट क्या है आपका, मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट, जो रिएक्ट नहीं किया उस रिएक्टेंट का मास लेट से है y, और मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड कितना है बेटा, मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड वो है लेट से z, वो कितना है z। तो देखो शुरू में हमने जो रिएक्टेंट लिया वो कितना था x, उसके बाद x में से प्रोडक्ट कितना बन गया है z, तो अनरिएक्टेड कितना बचा है y। तो क्या हम कह सकते हैं x कम्स आउट टू बी y प्लस z, ये वो है जो प्रोडक्ट बन चुका है, ये वो है जो एज सच है। सपोज करो यू स्टार्टेड विथ 10 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियली हमारे पास क्या है बेटा, इनिशियली अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है, सपोज करिए 10 ग्राम, रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू 10 ग्राम, राइट। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म सपोज करो है, प्रोडक्ट फॉर्म्ड सपोज है बेटा 7 ग्राम, कितना प्रोडक्ट बन चुका है 7 ग्राम। तो आपसे पूछा क्या गया है, अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट, अनरिएक्टेड रिएक्टेंट जो रिएक्ट नहीं किया था वो उसका अमाउंट कितना है। देखो टोटल कितना था 10, 10 में से प्रोडक्ट कितना बच चुका है 7, तो जो बच गया जो अनरिएक्टेड जिसने रिएक्ट नहीं किया वो क्या आएगा बेटा 10 माइनस 7 यानी कि 3 ग्राम। ओके, सो दैट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसके कुछ लिमिटेशंस रहे, कहाँ कहाँ ये अप्लाई नहीं होता वही इसके लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या रहे बेटा कि अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है, मास इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो वहाँ पे जब मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, क्या आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगा, नहीं लगेगा, राइट। सो दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल, कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है ये, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। कहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है बेटा, न्यूक्लियर रिएक्शंस में, वेयर मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू, वेयर मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मास किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, एनर्जी में। बाय विच रिएक्शन, वेरी फेमस साइंटिस्ट रिएक्शन, आइंस्टाइन इक्वेशन। किस इक्वेशन के उससे, आइंस्टाइन इक्वेशन के थ्रू, बिकॉज E इज इक्वल्स टू mc²। तो देखो मास किस में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे, एनर्जी में, बट एट व्हाट पॉइंट, व्हेन द पार्टिकल्स मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। सी यहाँ पे क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट। तो आप सोचिए अगर पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो उस केस में उसका मास किस में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी में। हम लोग सोचेंगे हमारा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो नॉट फिजिबल, क्योंकि हमारी स्पीड बहुत स्लो है। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। Got it beta? So this is your law of conservation of mass. So and this was given by Antoine Lavoisier. इस किसने दिया था, law of conservation of mass was given by Antoine Lavoisier. So this was given by this particular mass, who is also known as father of chemistry, Antoine Lavoisier, right? Now let's go to the next law of combination. Next law of combination क्या है बेटा, ये लॉ कहता है आपका, दिस इज द कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सेकेंड लॉ क्या है आपका, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये लॉ आपका क्या कहता है, पहले तो दिस वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। किसने दिया था बेटा, जोसेफ प्राउस्ट ने ये लॉ दिया था, ठीक है। ये क्या कहता है, ये कहता है कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड, फॉर एग्जांपल H2O है, राइट। तो किसी भी कोई भी कंपाउंड सेम एलिमेंट से मिलके बनेगा और उनका जो मास का रेशियो रहेगा वो फिक्स रहेगा, डेफिनेट रहेगा। फॉर एग्जांपल H2O है बेटा, H2O चाहे जहाँ से भी हम H2O लें, इट ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कहीं से भी ले लें।
और उनका जो रेशियो रहेगा बाय मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 का 1, अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 2, तो उसका रेशियो आ गया 2:2। ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16, 1:8। तो ये हमेशा फिक्स रहेगा, जब जब पानी बनेगा, जब जब H2O बनेगा, उसमें हाइड्रोजन बाय मास कितना प्रोपोर्शन रहेगा 1 और ऑक्सीजन बाय मास कितना प्रोपोर्शन रहेगा बेटा 8, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स। सोर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, H2O मीन्स H2, हाइड्रोजन वुड बी 2 तो ऑक्सीजन वुड बी 16 ओनली। ओके, सो दैट इज़ द लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो हम इसको समझते हैं। सो लेट्स राइट डाउन इट्स स्टेटमेंट। ये क्या कहता है, इन a compound, or you can say a compound always consists of सेम एलिमेंट्स, उसमें सेम एलिमेंट ही रहेंगे। H2O में ऐसा नहीं है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बदल के कुछ हो जाएगा, इट वुड ऑलवेज बी हाइड्रोजन ऑक्सीजन ओनली, कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड बाय और कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। वो हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन करेंगे बाय मास, राइट। सो दैट इज़ द लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये है आपका। नेक्स्ट आता है, इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट, हमने लिया H2O। H2O का सोर्स कुछ भी होता है, फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से ले लो, फ्रॉम एनी सोर्स, चाहे हम उसका रेन वाटर का सोर्स लें, चाहे रेन इसका सोर्स है, चाहे पॉन्ड वाटर लें, चाहे लेक वाटर लें, राइट, लेक वाटर लें, चाहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से वाटर लें, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से वाटर लें, चाहे बोरवेल से वाटर लें, चाहे जहाँ से भी वाटर लें। इन H2 वुड ऑलवेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पहली बार तो केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहेगा। दूसरा, इनका रेशियो बाय मास क्या रहेगा, तो H2 में हम कैसे लिख सकते हैं, देयर आर 2 हाइड्रोजन इज टू 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 2 का मतलब एक हाइड्रोजन का मास होता है बेटा 1, तो 2 का मास कितना हो गया 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास भी 1 होता है इसका और एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। एटॉमिक मास इसका 8 होता है और एटॉमिक मास 16 होता है। तो 2 हाइड्रोजन से 2 हो गया, 1 ऑक्सीजन है तो 16 हो गया। सो इट वुड ऑलवेज कम आउट टू बी, अगर 2 से डिवाइड कर दें थ्रू आउट 1:8, तो H2O का मास रेशियो हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या आएगा 1:8। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स टेक CO2। हम किसका एग्जाम्पल ले लें बेटा, CO2। अब CO2 देखो, चाहे जिस भी सोर्स से बनाओ, चाहे हम इस सोर्स से बनाएं, CaCO3 को डिकम्पोज किया तो क्या मिला हमें CaO प्लस CO2। कार्बन प्लस ऑक्सीजन को कंबाइन किया तो हमें क्या मिला बेटा CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ ऑक्सीजन डाला तो भी हमें क्या मिला बेटा CO2, राइट। कोई और केमिकल रिएक्शन करवा दो, फॉर एग्जाम्पल आपने ये रिएक्शन करवा दिया CH3COOH प्लस NaHCO3, तो यहाँ से भी जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, एक तो होगा CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2। तो किसी भी सोर्स से आप CO2 ले लो, हमने सारे CO2 उठा लिए, राइट। और फिर फाइनली हमें पता चला इन सारे CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशो जो आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा सेम। तो पहली चीज़ तो देखो, CO2 हमेशा कार्बन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है जिसमें एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये आ गया आपका CO2 को चेक करते हैं, CO2 कार्बन इसमें 1 है, ऑक्सीजन कितने बेटा 2, राइट। कार्बन का एटॉमिक मास हो गया आपका 12 और ऑक्सीजन का कितना हो गया बेटा 16, 2 सा 32, कितना बन गया है। अगर हम इनका बाय मास रेशियो देखें 4 से डिवाइड कर दें थ्रू आउट तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 और ये कितना आ जाएगा 8। तो जब जब हम CO2 बनाएंगे इट वुड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, और फिक्स्ड रेशियो बाय मास कितना है 3:8। क्लियर है बेटा। तो ये रहा आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। अब बात आई भाई इसके भी कुछ लिमिटेशंस होंगे, डेफिनेटली होंगे। तो इसके लिमिटेशंस क्या रहे, सपोज करो हम कार्बन डाइऑक्साइड ही बोलते हैं लेकिन उसमें एक कार्बन का आइसोटोप है 12 वाला, एक कार्बन का आइसोटोप है लेट्स से 14 वाला, तो दोनों का मास रेशियो चेंज होगा कि नहीं होगा, तो ये चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं हुई है, राइट। तो ये आइसोटॉप्स के सिस्टम में अप्लाई नहीं होता है। लिमिटेशन इसका क्या आ गया बेटा, नॉट एप्लीकेबल और कैन नॉट एक्सप्लेन
अप्लाई ऑन द कंपाउंड्स, कौन से कंपाउंड्स पे अप्लाई नहीं होगा, कंटेनिंग डिफरेंट आइसोटॉप्स। उन कंपाउंड्स पे अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम CO2 की ही बात करते हैं। एक केस में हमने CO2 का 12 वाला आइसोटॉप लिया है। अब कार्बन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं, राइट, 2-3 होते हैं इनफैक्ट, बट सपोज करो कार्बन के हमने आइसोटॉप्स ले लिए। बेटा कौन कौन से हैं वहाँ पे? एक तो C12 वाला है और एक C14 वाला है। आइसोटॉप्स क्या होते हैं बेटा? जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो, यानी कि 6 है, और मास नंबर उनका क्या हो, डिफरेंट हो, उनको आइसोटॉप्स कहते हैं। तो सपोज करो CO2 में एक आइसोटॉप है 12 का, अगले CO2 में एक आइसोटॉप किसका है बेटा? 14 का। तो यहाँ पे इसका लिमिटेशन आ जाता है। ये पॉइंट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पे मास रेशियो क्या आएगा? 12:32, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा? 40:32। तो ये दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ पे इसका क्या है, ये लिमिटेशन है। नेक्स्ट हम चलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्या है बेटा? अगेन नेक्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसमें क्या है और ये किसने दिया था? प्रोपोर्शन। ठीक है, चेक करते हैं। दिस लॉ वॉज गिवन बाय डाल्टन। किसने दिया था बेटा ये लॉ? ये लॉ दिया था आपका डाल्टन ने। ठीक है, गिवन बाय डाल्टन। तो डाल्टन ने क्या कहा था? डाल्टन ने कहा था कभी भी अगर एक एलिमेंट दूसरे से कंबाइन करके 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड बनाता है, ठीक है बेटा, तो जो एलिमेंट दूसरे के फिक्स मास से कंबाइन करता है उनका आपस का रेशो भी एक सिंपल होल नंबर रहेगा। समझना इस चीज़ को आप, मैं एक पहले एग्जाम्पल से समझाती हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमने केस ले लिया बेटा CO और CO2, 2 एलिमेंट हैं, लेकिन दो ने मिलके एक नहीं 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड बनाने। तो यहाँ 2 कंपाउंड बन गए। एलिमेंट से कार्बन है, ऑक्सीजन, ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं। अब जो एलिमेंट एक किसी एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन करता है, फिक्स मास किसका हो गया बेटा? कार्बन यहाँ पे भी एक है और कार्बन यहाँ पे भी एक है। तो कौन है जो फिक्स मास से कंबाइन कर रहा है? वो है ऑक्सीजन। कौन सा एलिमेंट है जो फिक्स मास से कंबाइन कर रहा है बेटा? ऑक्सीजन, राइट। कार्बन का तो यहाँ पे क्या आ चुका है आपका? फिक्स्ड मास आ चुका है, फिक्स्ड मास। इधर भी कार्बन का क्या है बच्चों? फिक्स्ड मास। तो अब हमें देखना है मास रेशियो ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, कितना ग्राम है? अब हमें इसमें ऑक्सीजन और इसमें ऑक्सीजन का रेशियो देखना है। इसमें ऑक्सीजन है जस्ट O और इसमें ऑक्सीजन है 2O। दिस इज नॉट 20, दिस इज 2 ऑक्सीजन, दीज आर 2 ऑक्सीजन। ये O2 है ना बेटा, तो 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यहाँ पे कितना है बेटा? 16 है, और यहाँ पे 2 × 16 है। तो देखो इन दोनों का रेशियो कितना आएगा? 1:2, राइट। तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो है कि नहीं है? तो ये लॉ क्या कहता है? व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 or more than 2 compounds, then the element combines with the fixed mass of the element also bear a simple whole number ratio with each other in different compounds, right? उनका भी मास रेशियो क्या रहेगा? सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा। इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। when 2 elements combine to form 2 or more compounds, the element combined with a fixed mass of अदर एलिमेंट, जो उसके फिक्स मास से कंबाइन करता है, द एलिमेंट कंबाइंड विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो विद वन अनदर। एक दूसरे के साथ उनका रेशियो क्या रहेगा? सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा।
राइट। और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। लेट्स टेक द केस ऑफ H2O एंड H2O2। सी दिस इज वाटर एंड दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये क्या है बेटा? हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब आप इसमें ये चीज़ चेक करो, किसका मास फिक्स्ड है? दोनों एग्जाम्पल्स में दो कंपाउंड बने हैं, सेम एलिमेंट्स ने बनाए हैं, तो किसका मास फिक्स्ड है? यहाँ पे भी H2 है और यहाँ पे भी H2, तो हाइड्रोजन का मास फिक्स हो गया। अब हम ऑक्सीजन का देख लेते हैं बेटा। ऑक्सीजन ये वेरिएबल हो गया, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो देखो रेशियो क्या आएगा? यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? जस्ट O, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है बेटा? 2O। तो देखो रेशियो क्या आया इन दोनों का? दिस ऑक्सीजन मीन्स 16 और O2 मीन्स 2 × 16, तो इनका रेशियो क्या आ गया बेटा? 1:2। दोनों को 16 से डिवाइड करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 1:2। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है आपका? हमने ले लिया ये एग्जाम्पल N2O2, राइट। N2O2 को हम NO भी लिख सकते हैं। देन N2O3, N2O4, N2O4 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज NO2, राइट। देन N2O5। तो हमें ये सारे कंपाउंड से दो ही एलिमेंट से मिलके बने हैं, तो वी नीड टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इज़ फिक्स्ड बाय मास एयर। तो कौन सा एलिमेंट है जो फिक्स है? N2, यहाँ भी N2 सेम है, तो सेम है तो मानी मास भी फिक्स है। तो किसका मास वेरी कर रहा है बेटा? ऑक्सीजन का। अब देखते हैं मास रेशियो। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 1 ऑक्सीजन, तो जस्ट ऑक्सीजन। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन और 5 ऑक्सीजन, राइट। तो इसका मास कितना? 1 ऑक्सीजन मीन 16। ये क्या आ गया बेटा? 2 × 16। ये क्या आ गया? 3 × 16। ये आ गया 4 × 16 और ये आ गया 5 × 16। तो ये मास रेशियो 16 से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1:2, 2:2, 3:2, 4:5। इस तरीके से आपका मास रेशियो आ गया है। तो 1:2, 3:4, 5। सो आपसे एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग केस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज एप्लीकेबल। तो आप वहाँ पे बहुत इजीली बता सकते हैं। आपको चेक करना है एलिमेंट सेम होने चाहिए। किसी एक एलिमेंट का मास सारे कंपाउंड्स में क्या होगा बेटा? कांस्टेंट होगा, और दूसरे का जब वेरी करेगा तो वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो से वेरी करेगा। सो दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट आपका लॉ कौन सा है बेटा? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है, राइट? इस लॉ को हम एक बार चेक करते हैं कि ये लॉ क्या कहता है। सो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय रिचर। कौन से साइंटिस्ट ने ये लॉ दिया था बेटा? रिचर ने दिया था। R फॉर रेसिप्रोकल, R फॉर रिचर। यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस, ओके, इफ नीडेड। तो रिचर ने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि एक एलिमेंट A है, राइट। एक एलिमेंट क्या है बेटा? A। अगर उसका डेफिनेट मास B से कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाता है और वही सेम मास C से कंबाइन करके भी एक कंपाउंड बनाता है, तो मान लो AB ने मिलके एक कंपाउंड बनाया है, इधर AC ने भी एक कंपाउंड बनाया जिसमें A का मास फिक्स्ड है। अब BC आपस में कंपाउंड बनाएंगे बेटा, तो BC के कंपाउंड में B और C का जो रेशियो रहेगा वही रेशियो वो सिंपल होल नंबर रहेगा या मल्टीपल रहेगा किसका? B और C का। किस कंपाउंड में बेटा? इन द कंपाउंड फॉर्म बाय AB एंड AC, राइट। सो दिस इज योर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। सो इन दिस लॉ ऑफ मल्टीपल रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, देखो एक एग्जाम्पल से समझेंगे और अच्छे से क्लियर होगा कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 3 एलिमेंट लेने होते हैं बेटा, इसमें 3 ही एलिमेंट का कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम लोग, और कंपाउंड्स की बात करेंगे तो 3 ही यहाँ पे क्या बन जाएंगे? कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया फॉस्फोरस, इधर हमने ले लिया क्लोरीन और इधर हमने ले लिया लेट्स से हाइड्रोजन, ओके। तो P और C का जो कंपाउंड बनता है कॉम्बिनेशन से वो है PCl3। क्या बेटा? PCl3। P और H का जो कंपाउंड बनता है वो है PH3, और H और Cl का कंपाउंड जो बनता है वो है HCl, ठीक है। अब हमने यहाँ पे P को A की तरह माना, मानी डेफिनेट मास ऑफ P का जो डेफिनेट मास है, इसका मास कांस्टेंट है। इधर भी देखो P 1 है और इधर भी P 1 है, तो P के डेफिनेट मास ने
बी और सी यानी कि Cl और H से मिलके दो कंपाउंड बनाए हैं। क्या क्या है? PCl3 और PH3। इसको अच्छे से समझिएगा, बुक में ना बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार। दूसरी तरफ ये जो दो एलिमेंट है बी और सी, ये दोनों आपस में भी मिलके कंपाउंड बना रहे हैं। वो कौन सा कंपाउंड है बेटा? HCl। तो ये कहता है कि बी और सी का जो आपस का कंपाउंड बना है उसका जो मास रेशियो है उसको हम चेक करते हैं एक बार। बी और सी का आपस का जो कंपाउंड है HCl, उनका मास रेशियो H 1 है तो मास भी 1 होता है, और इसका Cl का मास कितना होता है? 35.5 होता है। तो देखो इनका मास रेशियो क्या है? 1:35.5। तो ये कहते हैं इनका आपस का जो मास रेशियो है वो या तो सेम होगा या मल्टीपल होगा। किसका? जो जिस रेशियो में ये कंबाइन हुए हैं। तो यहाँ पे देखो कितना, अब इन दो कंपाउंड्स में हम P तो कांस्टेंट है तो PCl3, और दूसरा हमने ले लिया बेटा PH3। इधर लिख देते हैं हम इसको। ये तो कांस्टेंट था P कांस्टेंट है। Cl यहाँ पे कितना है मास वाइज? 3 × 35.5, एक का मास 35.5 है। और H यहाँ पे कितना है बेटा? 3 × 1। तो देखो इनका रेशियो कितना आया है? 35, इसे 3 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ तो कितना बचेगा? 35.5 1, और H/Cl करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1:35.5, सेम एज दिस, राइट। तो जब एक डेफिनेट मास एक एलिमेंट का कंबाइन करता है दो एलिमेंट से दो कंपाउंड बनाने में, तो जो आपका ये जो दो कंपाउंड बने हैं इनमें इनका जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? इसका आइदर सेम रहेगा या फिर मल्टीपल रहेगा। तो लेट्स राइट डाउन इट्स स्टेटमेंट। क्या कहता है? व्हेन डेफिनेट मास ऑफ A, mass of an element A combines with two different elements or two elements B and C to form two compounds. Right? So when B and C also form a compound, जब B और C भी एक कंपाउंड बनाएंगे, their mass ratio is same or a multiple of mass ratio of B and C, mass ratio of B and C in their compounds with A, in their compounds with A, right? ये है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, राइट बेटा। सो इन दिस वे इट कैन बी एक्सप्लेन। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के लिए। लेट्स टेक 3 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। ओके, ये 3 एलिमेंट हम लोग लेते हैं। सो लेट्स प्लेस हाइड्रोजन हियर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। अब देखो H और O का जो कंपाउंड बनता है, एक एक से ट्राइंगल बन जाएगा। H और O का जो कंपाउंड बनता है दैट इज H2O। H और S का कंपाउंड बनता है दैट इज H2S। और O और S का जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड आपका क्या बनेगा बेटा? SO2। ठीक है, अब देखते हैं किसका मास फिक्स्ड है। इधर ये मास क्या है आपका? फिक्स्ड है, H2। ठीक है, तो बच कौन से एलिमेंट्स गए आपके? ऑक्सीजन और सल्फर। ऑक्सीजन और सल्फर का रेशियो यहाँ हम देखते हैं। सल्फर कितना है इस कंपाउंड में? इन SO2 सल्फर इज टू ऑक्सीजन, सल्फर 32, ऑक्सीजन 2 है बेटा। कितने ऑक्सीजन है? 2। तो कितना आ गया है? 32 इज टू, एक ऑक्सीजन का मास 16 तो 2 का 32। तो क्या रेशियो आ गया? 1:1। अब हम लेते हैं 2 कंपाउंड्स में S और O के जो कंपाउंड्स हैं फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ वो लेते हैं। एक लिया हमने H2S और एक ले लिया हमने H2O।
राइट। तो H2S में अगर हम रेशियो देखें, इसको हम ये ले लेते हैं, H2O2 वाला कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें H2O2 में, ठीक है, ये फिक्स मास है, सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो है S:2 ऑक्सीजन आ गया बेटा, तो सल्फर कितना हो गया 32, ऑक्सीजन वापस से कितना आ गया 32, एंड दिस रेशियो कम्स आउट टू बी 1:1। सेम रेशियो आ गया कि नहीं आ गया, राइट। सो दिस वे दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड, ओके बेटा। एक और भी चाहे तो आप इसके एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे हमने एलिमेंट्स ले लिए हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर, ये भी कंपाउंड्स हम ले, और ऑक्सीजन ले सकते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। देखो इन दोनों ने मिलके कंपाउंड बनाया CO2, इन दोनों ने मिलके बनाया CH4, और इन दोनों ने मिलके बना दिया H2, ठीक है बेटा। तो देखो CO2 और CH4 में कौन सा एलिमेंट फिक्स्ड है? कार्बन का मास क्या है बेटा? फिक्स्ड है, सो दिस इज कार्बन, कार्बन का मास हो गया फिक्स्ड। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो H2O में देखते हैं, H2 में हाइड्रोजन हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया आपका 60, तो रेशियो क्या आ गया 1:8, ठीक है, H2O में। और अब H और O का रेशियो हम देखेंगे दो कंपाउंड्स में, तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने हैं 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन मीन्स 4, 2 ऑक्सीजन मीन्स 32, क्या रेशियो आ गया बेटा 1:8, इट्स सेम एज दैट, उसके जैसा ही ये रेशियो आया है। तो इन सब में कौन सा लॉ लगता है? इन सब में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लगेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बचे हुए लॉज एंड विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दीज लॉज। तो देखो आज हमने अभी समराइज करते हैं अपना क्या पढ़ा। आज हमने लॉस ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़े। पहला लॉ था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट लॉ क्या था बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड लॉ आपका क्या था? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, राइट, जिसमें दो एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसमें हमने H2O CO2 ये सारा केस लिया था। थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कौन सा लॉ है बेटा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है आपका फोर्थ इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, राइट। ये हमने लॉज पढ़े हैं, इनके लिमिटेशंस देखे, इनके एग्जाम्पल्स देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बाय टिल देन, थैंक यू सो मच।